अरे बच्चे शांत। सर, मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ में आपके विचार साझा करने के लिए आपने हमारा साथ दिया। मैं गीतांजलि ओम सर, वसंत सर और जयंत सर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सभी, कैसे हो आप लोग? सर अच्छे हैं। अब अच्छे हैं सर। शुरू करें तो मुझे बताना। हाँ सर, मैंने आपका स्वागत किया लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। जी जी नहीं, मैं दरअसल ओके। आप सभी को नमस्कार। जी सर। मेरा मंच की ओर से आयोजित इस वेबिनार में मराठी रंगभूमि के महत्व को समझते हुए और पर्टिकुलरली विदर्भ और एग्रो थिएटर की गतिविधियों को समझते हुए, उसके महत्व को जानते हुए, मेरे जैसे एक रंगकर्मी को आप लोगों ने इस वेबिनार के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने अनुभव को रखने की संधि उपलब्ध करवा दी। मैं प्रथमतः मेरा मंच, गीतांजलि मैम, इस वेबिनार में सहभागी सभी मान्यवरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये गतिविधियों को शुरू करने के कारण रंगमंच को एक नया आयाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेरा मंच का मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। रंगमंचीय निर्देशन जी, इस विषय पे बात रखने के लिए मुझे एक जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, उस विषय की शुरुआत आप सभी के अनुमति से मैं करता हूँ। जी सर। मराठी रंगभूमि का अपना एक महत्व, अपना एक अस्तित्व भारतीय रंगभूमि में है। भारतीय रंगभूमि को नए नए आयाम देने का काम मराठी रंगभूमि ने विगत सैकड़ों सालों से किया है, मराठी रंगभूमि करती आई है। प्रयोगशीलता यह मराठी रंगभूमि का स्वभाव रहा है। प्रयोगशीलता के साथ व्यावसायिकता का महत्व भी मराठी रंगभूमि का अपना एक अलग वैशिष्ट्य रहा है। भारतीय रंगभूमि में कलावंतों को उपजीविका का सहयोग प्राप्त कर देने का बड़ा योगदान मराठी रंगभूमि का रहा है। सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए उस व्यवस्थाओं में बदलाव लाने के उद्देश्य से मराठी रंगभूमि ने बड़ा कार्य किया है। प्रथितेश नाटककार नामचे दिग्दर्शक मराठी रंगभूमि के माध्यम से भारतीय रंगभूमि को प्राप्त हुए हैं। जागतिक स्तर पर मराठी रंगभूमि से रिलेट करने वाले नाटककारों का अपना एक स्थान रहा है जागतिक रंगभूमि में भी। माननीय एलकुंचवार सर, माननीय तेंदुलकर सर, सतीश आळेकर सर, आदरणीय प्रेमानंद गजवी सर, ऐसे महान नाटककारों ने सामाजिक व्यवस्था के उस वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए अपने अपने विषयों को लेकर सामाजिक बदलाव के लिए अपनी बात रखी है, अपने विचार रखे हैं। तो उन्हीं नाटककारों को साथ और सहयोग दिया है मराठी रंगभूमि के प्रयोगशील दिग्दर्शकों ने, जैसे जब्बार पटेल, वामनजी केंद्रे सर, दामू केंकरे सर, चंद्रकांत जी कुलकर्णी, काफी लोगों के नाम हैं जिन्होंने मराठी और भारतीय रंगभूमि को बलशाली बनाया है, एक अलग मुद्दे पे पहुंचाने का काम किया है। रंगमंचीय निर्देशक की बात करते हुए कुछ बेसिक बातें रखने के पहले मुझे जो महत्वपूर्ण बातें लगती है वो रखना मैं जरूरी समझता हूँ। नाटक एक समूह की कला है जिसे हम
ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप परफॉर्मेंस कहते हैं। इसमें निर्देशक की भूमिका बड़ी अहम होती है, बहुत जवाबदारी पूर्ण होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। दिग्दर्शक या निर्देशक नाट्य भाषा में अगर कहा जाता है, तो दूसरी भाषा में उसे हम कप्तान कहेंगे, लीडर कहेंगे, नेतृत्व कहेंगे। जिस व्यक्तित्व में नेतृत्व गुण दिखते हैं या जो नेतृत्व करना चाहता है, जो समूहों को किसी उद्देश्य की तरफ ले जाना चाहता है, उसे हम लीड करने की संधि उपलब्ध करवाते हैं या वो संधि उपलब्ध करवा लेता है। तो एक विशिष्ट दिशा के ओर, एक विशिष्ट उद्देश्य के ओर, एक टारगेट के ओर एक समूहों को ले जाना, उस समूह के माध्यम से समाज में किस तरह के बदलाव लाने हैं या बदलाव लाने की कोशिश करना है, इसलिए जो प्रयत्नशीलता होती है, उसका नेतृत्व दिग्दर्शक और निर्देशक करता है। लेकिन जिस समाज व्यवस्था में हम ये कार्य कर रहे हैं रंगभूमि के माध्यम से, मेरा अपना विश्वास है, मेरी अपनी एक धारणा है कि रंगभूमि, रंगमंच ये सामाजिक बदलाव में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। देश का नहीं, जागतिक स्तर के इतिहास का अगर हम अभ्यास करें, उसकी चिकित्सा करें, तो हमें एक बात स्पष्ट नजर आती है कि जब जब परिवर्तन की बात आती है, जब जब बदलाव की बात आती है, जब जब किसी क्रांति की बात आती है, उसमें रंगमंच का, रंगभूमि का बड़ा योगदान रहा है, जो इतिहास में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। रंगभूमि समाज स्वास्थ्य को बना, रंगभूमि के सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती है, सामाजिक व्यक्तिमत्व को और निखारने का काम करती है, उभारने का काम करती है, उससे एक साचेबद्ध पद्धति से बनाने का काम। मैं ये मानता हूँ जिस समाज व्यवस्था में हम रहते हैं, उस समाज व्यवस्था की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। ये पर्सनैलिटी अलग अलग समूह से बनते जाती है, एक समाज का व्यक्तित्व बनता है। ये समाज का व्यक्तित्व, समाज की पर्सनैलिटी बनाने का बड़ा काम अगर कोई करता होगा तो रंगकर्मी करता है, रंगधर्मी करता है, रंगमंच करता है, रंगभूमि करता है, ऐसे मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए इस सामाजिक स्वास्थ्य को, सामाजिक व्यक्तिमत्व को बनाने का काम जो समूह करता है, उस समूह का नेतृत्व जो करता है, उसे हम निर्देशक कहते हैं। इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सालों से चलते हैं रंगभूमि का, थोड़ा पीछे जाके अगर हम अवलोकन करें तो अलग अलग तरह के निर्देशक आके गए हैं। कुछ प्रयोगशीलता के माध्यम से अलग अलग प्रयोग भी उन लोगों ने किए हैं, और रंगभूमि समाज को देती आई है, समाज के प्रश्नों की उत्तर खोजती है। रंगभूमि है सामाजिक प्रश्नों की उत्तर खोजने की भूमि है। ये जो 20x20 है, 20x30 का एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जो फेस होती है, ये बड़ी मैजिकल होती है, बड़ी जादूमय होती है। 20x20 की जगह इतनी जादूमय होती है कि यहाँ पे जो भी घटनाएं घटती है, जो भी आभास, जो भी इल्यूजन हम खड़े करते हैं, वो उन प्रेक्षक तक पहुंच जाती है जो प्रोसिनियम के उस तरफ होते हैं। प्रोसिनियम के उस तरफ एक समूह बैठा होता है जो लार्ज स्केल में होता है, और प्रोसिनियम के इस तरफ एक समूह परफॉर्म करता है जो स्मॉल स्केल में होता है। तो स्मॉल स्केल का परफॉर्मेंस से लार्ज स्केल के ऊपर का जो एक परिणाम करने वाला जो सादृश्य हम कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं, इसमें एक साइकोलॉजी होती है। ये दो साइकोलॉजी के बीच में का द्वंद्व होता है उस कुछ कालावधि का। कोई परफॉर्मेंस अगर 20 मिनट का हो, 1 तास का हो, 2 घंटे का हो, तो ये 2 घंटा, 1 तास, 20 मिनट, ये दो साइकोलॉजी के बीच का एक द्वंद्व होता है। ये दोनों का जब सिंक्रोनाइजिंग होता है, उसमें से एक सामाजिक स्वास्थ्य बनता है, सामाजिक व्यक्तित्व बनता है। ये भी मेरी एक धारणा है। इसलिए निर्देशन के बारे में अगर हम बात करें तो रंगमंचीय निर्देशक को ह्यूमन साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रंगमंचीय टेक्निक्स, थिएटर टेक्निक्स, थिएटर के कुछ शास्त्र ने दी हुई उपाधियां जो कुछ है, इसका ज्ञान रखना, इसका नॉलेज रखना एक बात है। लेकिन जिस समाज व्यवस्था के लिए हम हमारी कलाकृति, हमारा परफॉर्मेंस रख रहे हैं, उस समाज व्यवस्था की, उस समूह की साइकोलॉजी को समझना भी निर्देशक की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरा ऐसा कहना है कि सृष्टि में
इतने सारे प्राणी हैं, उन प्राणियों में हम एक मानव प्राणी है, हमें मानव प्राणी कहा जाता है। बाकी प्राणियों को सिर्फ प्राणी कहा जाता है, उसमें हम कैटेगरी करते हैं कि भाई हिंस्र प्राणी और जिसे हम पालते हैं उसको पालतू प्राणी। लेकिन एक ऐसा एक फिजिक्स है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम मानव एक आइडेंटिटी दिए है, मानव प्राणी कहते हैं। मानव प्राणी कहने का कारण यह है कि सृष्टि में सबसे गतिशील अगर कोई होगा तो वो मानव प्राणी है। उसकी गतिशीलता का कोई कारण होगा, उसके गतिशीलता का एक भी वो कारण है, इस नेचर ने, इस निसर्ग ने उसे एक सोचने की ताकत दी हुई, विचार करने की एक ताकत दी हुई, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन, विकसित ब्रेन के कारण हम मानव प्राणी कहलाते हैं। हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं, इस आधुनिकता तक हम पहुंचे हैं, इस वेल कंफर्ट लाइफ हम आज जी रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में निसर्ग ने जो ताकत दी है उसका कारण। इस मस्तिष्क के अंदर नेचर ने एक 3 गजब की चीजें हमें प्रदान की है, जो एक रंगमंचीय निर्देशक के दृष्टिकोण से, एक सकारात्मक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, अच्छी सोच रखने वाला आदमी इस दृष्टिकोण से, वो चीज समझना हमें बहुत जरूरी होता है। एज ए आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन, एज ए डायरेक्टर, आप कोई भी कैटेगरी में आपको काउंट कर सकते हो। ये जो नेचर ने हमें बड़ी ताकत दी हुई है मस्तिष्क के अंदर, उस ताकत में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें जिस व्यक्तित्व को समझ में आ गई है वो अच्छा निर्देशक बन सकता है, ऐसी भी मेरी एक धारणा है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं निसर्ग ने दी हुई। उसमें से पहली है, जो सृष्टि में किसी प्राणी को बहाल नहीं की है इस नेचर ने, वो सिर्फ और सिर्फ मानव प्राणी को ही दी गई है। वो 3 चीजों में से पहली चीज है मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसे हम गणितीय क्षमता कहते हैं। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, 2 और 2 4 होते हैं। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि 10 में से मैं 5 खर्चा करूं तो मेरे पास 5 बचते हैं। ये होती है गणितीय क्षमता, मैथमेटिकल एबिलिटी, जो सृष्टि में किसी प्राणी के पास नहीं है। दूसरी क्षमता हमें निसर्ग ने बहाल की है, वो है प्लानिंग, नियोजन। हम पिछले 4 दिन से प्लान कर रहे हैं, आपस में डायलॉग करके गीतांजलि मैम और हम प्लान कर रहे हैं कि वेबिनार में आपकी तारीख कब डिसाइड की जाए, कैसे की जाए, समय क्या होना चाहिए, लोग कैसे इन्वॉल्व होंगे, विषय कैसा रखा जाए। इसका एक पूर्व नियोजन हम करते आए हैं। ये प्लानिंग का एक पार्ट हुआ है। इस तरह का प्लानिंग सृष्टि में कोई प्राणी नहीं कर सकता। इस प्लानिंग के वजह से, इस नियोजन के वजह से हम अपने आप को विकसित करते गए और आज इस स्टेज पे आए कि हम इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आपस में डायलॉग कर रहे हैं। सृष्टि में कोई प्राणी इस तरह से नहीं कर पाता। ये बड़ी उपलब्धि है नेचर ने हमें दी हुई। 2 क्षमताएं मैंने आपके सामने रखी है। पहली मैथमेटिकल एबिलिटी, गणितीय क्षमता, दूसरी प्लानिंग, नियोजन, और तीसरी महत्वपूर्ण क्षमता है जो प्रचंड शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, प्रचंड हमने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को ज्ञानी प्राणी, ज्ञानी मानव प्राणी कहलाने के बाद भी आज भी हमारे समाज व्यवस्था में परसेंटेजली बहुत कम लोगों में नजर आती है। वो है लॉजिक, तर्क। जो तर्क की बात चारवाक ने कही थी, जो तर्क की बात कबीर ने कही थी, ये तर्क बड़ा मायना, बड़ा महत्व रखता है मानवीय जीवन में। जो भी संशोधन हमने किए हैं, जो भी खोज हमने किए हैं, जो भी डिस्कवर हमने किए हैं, ये सब हमारे तर्क के माध्यम से करके आए हैं। हमारा जीवन सुख समृद्धि की ओर हम ले गए हैं, उसके पीछे तर्क का बड़ा सहयोग रहा है, बड़ा महत्व रहा है। प्लानिंग का भी महत्व उतना ही रहा है, मैथमेटिकल एबिलिटी का भी महत्व उतना ही रहा है, लेकिन ये दोनों के साथ साथ लॉजिक का महत्व ज्यादा रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो रंगमंचीय निर्देशक, इस व्यक्तित्व के बारे में अगर मुझे बात करनी होगी तो मुझे लगता है कि मुझे अगर रंगमंच पे निर्देशन की जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना है तो निर्देशक ने ये 3 बातों को सर्वप्रथम समझ लेना बहुत जरूरी है। और यही 3 चीजें साइकोलॉजी से रिलेट करती है। मैं किसी विषय को लॉजिकली ढंग से नहीं सोच पाता तो मैं उसे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, वो मास तक, समूह तक मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसलिए मुझे जो भी कंपोनेंट, जो भी कंटेंट समाज के सामने रखना है,
समूहों के सामने रखना है, स्मॉल समूहों को लेके मास समूह तक मुझे अगर कोई चीज पहुंचाना है तो मुझे उससे लॉजिकली करेक्ट करते हुए पहुंचाना पड़ेगा, जिससे समूह को स्वीकार किया जाए, समूह को एक्सेप्ट होए, समूह को डायलूट होए। वो बहुत विज्ञाननिष्ठ पद्धति से मुझे समाज के सामने रखना पड़ेगा। इन तीन चीजों के कारण हम गतिशील कहलाए जाते हैं, और इन तीन चीजों के कारण हम गतिशील कहलाए जाते हैं, इसलिए हम मानव प्राणी कहते हैं। तो ये मानव प्राणी हम कहने के बाद इन तीन चीजों को अगर हम स्वीकार के समझ के अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर ज्यादा सही पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से, चिकित्सक पद्धति से हम समाज के सामने रख पाएंगे। समाज में बहुत सी समस्याओं का निर्माण होता है, बहुत सी घटनाएं घटती है, उन घटनाओं का प्रतिबिंब रंगभूमि के माध्यम से हम खड़े करते हैं, एक उसका चित्र खड़ा करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं हरदम कहता हूँ कि रंगमंचीय कलाकृति क्या होती है। रंगमंचीय कलाकृति ये होती है कि जिस मानव समूह में हम रह रहे हैं, मानव समूह के अलग अलग अपने घटक है, अब अपनी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग स्तर है। उस सब सामाजिक स्तरों को, सामाजिक अवस्थाओं को निर्देशक को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं जिस सामाजिक अवस्था में अपनी जिंदगी जी रहा हूं, उस सामाजिक अवस्था से बाहर निकल के बाकी लोगों की सामाजिक अवस्था को जब तक मैं समझ के नहीं लूंगा, तब तक मैं उनका प्रकटीकरण नहीं कर सकता। इसलिए मुझे समाज के सभी घटकों की अवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर वो मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मैं परफॉर्मेंस के माध्यम से उन व्यक्तियों को, उन समाज को न्याय नहीं दे पाऊंगा। मुद्दा यह है कि इस तरह से अगर हम रंगमंचीय निर्देशक की बात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो 20 बाय 20 की जगह होती है, जिसे मैंने जादूमय पेश कहा है, जादूमय जगह कहा है, जादूमय प्लेटफॉर्म कहा है, यहाँ पे जब हम एक आधी कलाकृति खड़ी करते हैं तो उसके अपने कुछ नियम बने हुए हैं। ये नियम शास्त्रों के माध्यम से हमारे तक आए, ऐसा हम लोग कहते हैं। कुछ चीजें शास्त्रों के माध्यम से आई हुई चीजें जो है, शास्त्र अनुभव से आता है, शास्त्र अनुभव से लिखा जाता है। मैं मेरे अनुभव किसी पन्नों पे लिख दूं तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो शास्त्र बन जाता है। उसका स्वीकार करके आने वाली पीढ़ी उसके ऊपर जो कार्य करती है वो कार्य को आगे ले जाती है। तो जिन जिन लोगों ने नाट्य शास्त्र में अपना योगदान लिखित स्वरूप में दिया है, उन लोगों ने उनके अनुभव, सृष्टि का निरीक्षण, मानव समाज का निरीक्षण करके उसमें से कुछ चीजें उठा के जो नोट करके रखी है, उस नोटेशंस को लेके हम निर्देशक के स्वरूप में आगे बढ़ते हैं। हमारा कहना ऐसा है निर्देशक के बारे में, व्यक्तिशः मेरा कहना ऐसा है कि निर्देशक ये बहुरूपिया होना चाहिए। निर्देशक की पर्सनैलिटी बहुरूपीय पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो एक रूपीय नहीं होना चाहिए, उसके बहुत अनेक रूप होना चाहिए। वो एक ही समय सामाजिक अवस्था के अलग अलग अवस्था में जाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तब वो हर घटक को न्याय दे पाएगा। इसलिए जो मंच पे हम हमारी कलाकृति सादर करते हैं, वो कलाकृति मानवीय स्वभाव को लेके, जो गतिशीलता का हमारा स्वभाव है उसको लेके उस स्टेज के हम कुछ ब्लॉकिंग करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्टेज डायरेक्शन, इस चीज की तरफ अगर हम जाते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टेज डायरेक्शन किस तरह से किया जाए, इस तरफ अगर हम जाते हैं तो मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, जिसे मैं 20 स्क्वायर कहता हूँ। 20 स्क्वायर, बी प्लस बी, बी मीन्स ब्लॉकिंग, बी मीन्स बिजनेस। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे उस 20 बाय 20 की जगह की। ये ब्लॉकिंग और बिजनेस एज ए डायरेक्टर मुझे समझ में आ जाए, ये बहुत प्राइमरी चीज है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आप सब लोग काफी अनुभवी लोग हो, इसमें से काफी चीजें आप लोगों को मालूम भी होगी, फिर भी मैं रखता हूँ और फिर आगे में मैं अपने विषय की तरफ जाऊंगा। तो ब्लॉकिंग और बिजनेस दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस स्पेस के लिए। इसमें स्टेज ब्लॉकिंग ये जो पार्ट होता है, इस स्टेज के 9 पार्ट्स होते हैं। डाउन स्टेज में 3, मिडल स्टेज में 3 और अप स्टेज में 3। अप में 3 होते हैं, मिडल में 3 होते हैं, डाउन में 3 होते हैं। लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये 9 ब्लॉक का स्टेज होता है। ये 9 ब्लॉक का स्टेज ह्यूमन साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी को काउंट करते हुए किया गया है। ये ना कि ऐसे ही डब्बे गिराए गए। ये जो 9 डब्बे गिराए गए हैं, ये जो 9 ब्लॉक किए गए हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को पहचानते हुए, ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करके ये ब्लॉक किए गए हैं। उसी हिसाब से उसका ब्लॉकिंग होता है जो हम परफॉर्मेंस खड़ा करते हैं। इसमें डाउन स्टेज का जो सेंटर का ब्लॉक होता है, डाउन स्टेज की जो 3 ब्लॉक होते हैं, उसका जो सेंटर का ब्लॉक होता है उसे हम डाउन सेंटर कहते हैं। और राइट का हम डाउन लेफ्ट और डाउन राइट। ये हो गए डाउन के 3।
जी इसके पीछे का जो होता है मिडल, इसके सेंटर का जो होता है वो सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट। जब हम अप में जाते हैं तो अप सेंटर, अप राइट और अप लेफ्ट। अब सादी सिंपल सी बात है, एज ए डायरेक्टर अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी नाट्य में, किसी संहिता में, किसी परफॉर्मेंस में, किसी रंगमंचीय कलाकृति में मेरे सामने दो प्रसंग है, एज ए डायरेक्टर मुझे खड़े करना है, ब्लॉक करना है। एक प्रसंग ऐसा है कि एक नवविवाहित जोड़पा गोवा के बीच पे जाता है हनीमून के लिए, और दूसरी घटना उसी नाटक में आती है कि बलात्कार होता है एक स्त्री के ऊपर। तो बलात्कार का सीन मैं डाउन स्टेज पे, सेंटर पे कभी नहीं लूंगा, कि बलात्कार ये घटना समाज को देखने की मानसिकता नहीं है, समाज उससे दूर जाने की कोशिश करता है। या मर्डर की बात हो तो मर्डर में डाउन स्टेज में नहीं करूंगा, क्योंकि मर्डर देखना, कहीं मर्डर हो रहा है और मैं जाके मर्डर देख रहा हूं, ऐसा कभी होता नहीं है साइकोलॉजी के हिसाब से। मैं उस घटना से दूर जाना चाहता हूँ, घटना से परे जाना चाहता हूँ, इसलिए उस घटना को प्रेक्षक से दूर करना है, इसलिए हम उसे अप स्टेज में करेंगे, अप स्टेज में लेफ्ट में करेंगे, क्योंकि लेफ्ट ए साइड नकारात्मक चीजों के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन कोई नया कपल बड़ी प्रेम भाव से किसी पेड़ के नीचे बैठा है, समुद्र के किनारे अगर बैठा है, तो मैं उसे डाउन स्टेज में राइट भी लूंगा, क्योंकि प्रेम भावनाओं को देखना है, ये समाज का स्वभाव होता है। प्रेम किसी को भी देखने के लिए अच्छा लगता है। कोई पेड़ के पीछे कोई न्यू कपल बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करते हो तो चोरी छुपे हम भी एक नजर डाल ही देते हैं, तो मुझे देखने की इच्छा होती है, प्रबल होती है। तो जो चीजें देखने की इच्छा समाज की होती है वो चीजें प्रेक्षक के सामने की जाए, नजदीक की जाए, उसको राइट साइड में की जाए, और जो चीजें समाज नकारता है उसे लेफ्ट में, अप में की जाए। इतना साधा नियम स्टेज ब्लॉकिंग का हमारे सामने आता है। ये बेसिक चीजें एज ए निर्देशक, एज ए डायरेक्टर मुझे ख्याल में आने चाहिए। ये चीजें साइकोलॉजी से रिलेट करती है। ये साइकोलॉजी अगर मैं ढंग से समझ लेता हूं तो मेरा ब्लॉकिंग कभी गलत नहीं होगा। निर्देशक को साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए स्टेज का ब्लॉकिंग करना चाहिए, ये पहली बात। सर अगर मैं जी सर लेफ्ट और राइट हमारा या सामने दर्शक का? ऑडियंस का लेफ्ट बोले तो आर्टिस्ट का राइट। तो हम जो तो हमने मेजरमेंट करते हैं आर्टिस्ट वो का राइट और लेफ्ट पकड़ना है, अच्छा, आर्टिस्ट का राइट पकड़ना, ऑडियंस का नहीं। जो भी अच्छी घटनाएं करना है वो आर्टिस्ट के राइट में करना है। ओके सर। मुझे अगर तुलसी की पूजा करना है तो मैं अप स्टेज के राइट में तुलसी वृंदावन रखूंगा, ना कि लेफ्ट में रखूंगा, जी क्योंकि तुलसी की पूजा ये मेरी श्रद्धा है और समाज श्रद्धा से जुड़ना चाहता है। अगर दो बहुओं का झगड़ा है, लेकिन दो बहुओं का झगड़ा है एक ही परिवार में, तो मैं डाउन स्टेज के लेफ्ट में करूंगा, क्योंकि दो बहुओं का झगड़ा ना होवे, परिवार बिखरे ना, परिवार जुड़ा रहे, ये समाज की भावना है, उसे मैं राइट में नहीं करूंगा। मुझे मेरे नाटक में अगर किसी विलन की एंट्री करना है तो मैं अप स्टेज के लेफ्ट के थर्ड विंग से एंट्री करूंगा। अगर मेरे नाटक में 3 कैटेगरी के 3 इंटेंसिटी के विलन है, फॉर एग्जाम्पल अमरीश पुरी भी है, शक्ति कपूर भी है और गुलशन ग्रोवर भी है, तो मैं अमरीश पुरी की एंट्री अप स्टेज के लेफ्ट के थर्ड विंग से दूंगा, गुलशन ग्रोवर की एंट्री अप स्टेज के लेफ्ट के राइट विंग से दूंगा, सेकंड विंग से दूंगा, और शक्ति कपूर की फर्स्ट विंग से दूंगा। तीनों की इंटेंसिटी में कम करते जाऊंगा। अमरीश पुरी की इंटेंसिटी ज्यादा रखूंगा, शक्ति कपूर की उससे कम रखूंगा, और गुलशन ग्रोवर की उससे कम रखूंगा। उसका मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। ये होता है ब्लॉकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉकिंग। इस ब्लॉकिंग के साथ जुड़ के आती है चीज बिजनेस। मेरा ब्लॉकिंग अगर सही हो तो उस ब्लॉकिंग को रिलेट करने वाला मेरा जो स्टेज बिजनेस होता है वो करेक्ट होते जाता है। मेरा ब्लॉकिंग अगर गलत होता है तो मेरा बिजनेस गलत होता है, क्योंकि तुम जो कुछ भी व्यवहार रंगमंच पे करते हो उस व्यवहार के साथ जब ऑडियंस कनेक्ट होता है तो वो अपने व्यवहारों को रिकॉल करके कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बहुत नैसर्गिक भावना होती है। इसलिए मेरा व्यवहार ब्लॉकिंग से डिपेंड करता है, ब्लॉकिंग से कनेक्ट होता है। अब ये 3 स्टेज का अपना एक अलग फिर से एक महत्व है, वो समझना बहुत जरूरी होता है एज ए थिएटर डायरेक्टर। उसमें से पहली चीज है कि डाउन स्टेज का महत्व जो हमने कहा कि डाउन सेंटर और डाउन राइट, ये ताकत है, ये रंगमंच की ताकत है। इस बात को आप समझिए। डाउन राइट और डाउन सेंटर ये रंगमंच की बहुत बड़ी ताकत है, ये पावर है। इसे पावर कहा जाता है रंगमंच का। थिएटर रंग का पावर अगर क्या है, डाउन राइट और डाउन सेंटर। उसके बाद सेंटर स्टेज जो होता है ये बैलेंस होता है। तुम्हारी कहानी को बैलेंस किया जाता है। जहां ट्विस्ट आता है, 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, बंटवारा हो गया,
तो हम सेंटर स्टेज में करेंगे। एक के दो पार्ट बन गए, तो ये प्रसंग हम सेंटर स्टेज में लेंगे। ये बैलेंसिंग का होता है। और अप स्टेज जो होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है, दूरी के लिए होता है। ये चीजें हमें नहीं चाहिए, हमारे से दूर रखो, सामाजिक स्वास्थ्य से दूर रखो, समाज मन से दूर रखो, इसे नकारो, इसे टालो। जो चीज टालने की होती है वो अप में करने की, जो स्वीकारने की होती है वो डाउन में करने की। इतना सादा सूत्र साइकोलॉजी को लेके ब्लॉकिंग में आता है। हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एरिया मैंने आपको बताया, डाउन सेंटर और डाउन राइट ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, पावरफुल एरिया है स्टेज ब्लॉकिंग का। स्टेज बिजनेस में जब भी आप ब्लॉकिंग करते हो और स्टेज बिजनेस करते हो तो तुम्हारी प्रोफाइल जो होती है, सुंदरता ये मानव प्राणी का एक फिर से आकर्षण का विषय रहा है। हर चीज में सुंदरता खोजने की हमारी खुद की एक मानसिकता होती है, जिसे हम एस्थेटिक सेंस कहते हैं। एस्थेटिक सेंस बहुत जरूरी होता है। एस्थेटिक तुम्हारे प्रोफाइल में दिखते रहना चाहिए। तो ये ब्लॉकिंग करते हो, हम जब ब्लॉकिंग करते हैं तो ब्लॉकिंग में जो बिजनेस बनता है उसकी जो प्रोफाइल बनती है, ये प्रोफाइल में एस्थेटिक पकड़ना बहुत जरूरी होता है। कैसे भी कहीं पर भी हम नहीं बैठते। इसका एक साधा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो आप कहीं मार्केट में भी जाते हो परचेसिंग के लिए, या इस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो या बस स्टॉप पे जाते हो और आप बस को वेट कर रहे हो, तो आप जब भी देखो, जब भी पब्लिक प्लेस पे समूह खड़ा होता है, लोग खड़े होते हैं, वो कभी समांतर नहीं खड़े होते, वो 45 के एंगल में खड़े होते हैं। उनका एक कोण बनता है। ये कोण बनने का मतलब होता है गतिशीलता। ये गतिशीलता आई है उन तीन चीजों से जो मैंने शुरू में कहा, लॉजिक, मैथमेटिकल एबिलिटी और प्लानिंग। ये गतिशीलता के प्रतीक है। उसमें से एक चीज है कि हम गति की तरफ जाने वाले हैं। बाकी प्राणी गति की तरफ नहीं जाते, हम गति की तरफ जाने वाले हैं, हम गतिशील है। इसलिए हमारे हर हिस्से में हम तिरछी और एंगल का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसलिए कोई भी समूह आपको कोण में खड़ा दिखेगा। इसको और अगर इजी करना है तो गीतांजलि में हम आपको जल्दी वो अपील हो जाएगा कि आप जो पुष्प रचना करती हो, जो फ्लावर अरेंजमेंट आप घर में करती हो, वो पुष्प रचना भी हम कोण में करते हैं। समांतर वेश में फूल नहीं रखते हैं। एक को कम रखेगी, दूसरे को बढ़ाएगी, तो उसका एक कोण बनता है। घर में हम हमारा हॉल डेकोरेट करते हैं तो दो दीवालों का कॉर्नर में हम हमारा स्टूल रखेंगे, फ्लावर रखेंगे। हॉल के सेंटर में रख नहीं देते, हम कॉर्नर डेकोरेट करते हैं। कॉर्नर डेकोरेट करने का मतलब होता है कॉर्नर त्रिकोण बनाना, कोण बनाना। कोण ये गतिशीलता का द्योतक है और तिरछी रेखा ये भी गतिशीलता का द्योतक है। इसलिए जब भी हम मूवमेंट करते हैं रंगमंच के ऊपर तो हमें कहा जाता है कि तिरछी रेखा में बात करो, 45 एंगल में बात करो। समांतर रेखा में बात हम बहुत कम करते हैं परसेंटेज। उधर हम आने वाले बिजनेस के ये प्रोफाइल को संभालना, प्रोफाइल पोजीशन को संभालना ये बहुत जरूरी होता है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी पोजीशन और दूसरी फिजिकल लेवल। अगर मैंने एक नाट्य संहिता ली है, हिस्टोरिकल प्ले अगर मैं बिठाता हूं और मेरे हिस्टोरिकल प्ले में छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी माता जीजाबाई है, जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज में कोई संवाद चल रहा है, तो मैं आसन पे बिठाते वक्त जीजाबाई को ऊंचे आसन पे बिठाऊंगा, छत्रपति को उससे कम आसन पे बिठाऊंगा। क्योंकि एज ए मदर, एज ए माता उसका महत्व ज्यादा है। इसलिए मैं उसको लेवल देते वक्त ऊंची लेवल दूंगा। छत्रपति भला ही राजे है, महाराज है, फिर भी माता के सामने में उनका लड़का ही है, बच्चा है, उनकी लेवल उनसे कम होगी। इसे कहते हैं फिजिकल लेवल मेंटेन करना। ये प्रोफाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किस कैरेक्टर का मूल्य कितना है, उसे आप कितना वैल्यू देना चाहते हैं, उसका वैल्यू क्या है, उसका सोशल वैल्यू क्या है, उसका एजुकेशनल वैल्यू क्या है। उसका वैल्यू काउंट करते हुए वो फिजिकल लेवल हमने मेंटेन करनी चाहिए। ये डायरेक्टर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आगे हम चलते हैं। बहुत से निर्देशकों को ब्लॉकिंग के वक्त मैं बहुत अच्छा ब्लॉकिंग करता हूं, ये बात उनके दिमाग में बैठी होती है, तो ओवर ब्लॉकिंग में अच्छे प्ले खत्म हो जाते हैं। बहुत से प्ले आप देखो उसमें मूवमेंट रुक जाती है, सिर्फ ब्लॉकिंग ही ब्लॉकिंग दिखता है। तो ओवर ब्लॉकिंग अवॉइड करना ये अच्छे डायरेक्टर की खासियत होती है। कोई भी चीज कम प्रमाण में, सीमित प्रमाण में अगर आप लोगों को दो तो उसे पसंद आती है, ज्यादा प्रमाण में आप दो तो नकारी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसेंस लेवल पे कोई भी चीज देने की आदत एज ए डायरेक्टर होनी चाहिए। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करते हुए
जो चीज जितने प्रमाण में देना है उतने प्रमाण में देनी चाहिए। मेरा अच्छा ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग में मेरा स्किल अच्छा है, इसलिए मैं अलग अलग तरह के ब्लॉकिंग दिखाता हूँ। ये अट्टहास एज ए डायरेक्टर रंगभूमि पे नहीं चलते, इसे नकारा जाता है। ये सब चीजें करते वक्त प्रोफाइल के बाद हम आते हैं मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको बोला। इसमें 3 प्रकार की मूवमेंट होती है। 3 प्रकार की मूवमेंट में पहली मूवमेंट होती है वर्टिकल लाइन, जिसे हम क्षितिज रेखा कहते हैं, जिसे हम मराठी में समांतर रेखा कहते हैं। एक क्षितिज रेखा, एक समांतर रेखा, ये करुणा, वेदना, दुख, यातना, डिप्रेशन इसको जताती है। मैं अगर मेरी सैड स्टोरी बताना चाहता हूँ अपने को आर्टिस्ट को, तो मैंने मूवमेंट समांतर क्षितिज रेखा में लेना चाहिए, जिससे मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की गति भी कम हो जाए और मेरा जो पेन है वो सामने तक ऑडियंस तक पहुंचे। इससे विरोध में वर्टिकल लाइन आती है, जिसे हम लंब रेखा कहते हैं। लंब रेखा का मतलब होता है भव्यता। भव्यता को अगर दिखाना है, हम सीधी एंट्री लेंगे रंगमंच के ऊपर, आड़ी क्षितिज रेखा की मूवमेंट नहीं करेंगे, हम लंब रेखा में मूवमेंट करेंगे, जिससे हमारा भव्यता दिखती है। इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, तो आप लोगों ने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें मोगैम्बो खुश हुआ, अमरीश पुरी जी की एंट्री ऊपर के रेलिंग से सीधी आती है, तो ऐसा लगता है ऑडियंस के ऊपर कि वो हमारे ऊपर आ रहा है। कि उनकी भव्यता दिखाना था, मोगैम्बो खुश हुआ, तो भव्यता को दिखाना है तो लंब रेखा का उपयोग मूवमेंट में किया जाए। दुख वेदना को दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन समांतर क्षितिज रेखा का उपयोग किया जाए। और गतिशीलता को दिखाना है, तीव्रता को दिखाना है, गतिमानता को दिखाना है, चंचलता को दिखाना है, तो डायगोनल लाइन को दिखाना चाहिए, तिरपी रेखा 45 के लाइन में। अब इसमें भी 2 बड़े जिम्मेदारी के प्रकार होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई सोलोलुकी अगर हमारा आर्टिस्ट करता है तो 45 एंगल में आके, डायगोनल लाइन में आके वो डाउन स्टेज के राइट में आता है, लेकिन उसकी सोलोलुकी ये लेफ्ट में होने चाहिए थी, वो राइट में कर रहा है। तो साइकोलॉजी के बेस पे मेरी सोलोलुकी लेफ्ट में रखना है या राइट एंगल में रखना है, ये डायरेक्टर को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी वो इम्पैक्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। मेरे साथ अगर कोई शोषण हुआ है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो इस शोषण की सोलोलुकी में मेरे राइट में आके कहूंगा। लेकिन मेरे हाथ से गलती हुई है, लेकिन मुझे गलती की क्षमा करने के बाद में मुझे क्षमा नहीं की जाती, तो ये सोलोलुकी मैं लेफ्ट में आके कहूंगा, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूं, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं, तो वो लेफ्ट में आके कहेगी। लेकिन मेरी गलती ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम किया जाता है, तो ये सोलोलुकी मैं राइट में जाके कहूंगा। इतनी बात को अगर हम संभालते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस और खुल के अच्छी तरह से बाहर आता है। इसमें डायरेक्टर दिखता है, निर्देशक दिखता है। अब हमारी दिक्कत यह है कि डायरेक्टर करते वक्त हमारे एमेचर थिएटर में बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते कि मैं जो कहूँ वही आपको करना पड़ेगा। सर वीडियो का मैं कहूंगा वो पूर्व दिशा, डायरेक्टर का शब्द ये अंतिम शब्द होता है, ये गलत बात है। अच्छे निर्देशक के कुछ लक्षण होते हैं। अच्छा निर्देशक बनने के लिए मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा ये है कि जिसे भी डायरेक्टर बनना है उसने पहले अपने ईगो के बलून अपने ही